आज का टॉपिक है किरचॉफ के नियम एवं संतुलित व्हीटस्टोन सेतु के लिए शर्त। किरचॉफ को किरचॉफ भी पढ़ते हैं, इंग्लिश में नाम ऐसे लिखते हैं, हिंदी में किरचॉफ किरचॉफ दोनों चलता है और ये स्पेलिंग है KIRCHOFF, किरचॉफ्स लॉ। और इसको बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। कल जो आप लोग को क्वेश्चन 2 ठो लिखने के लिए दिए थे 5 बार, उसमें आप लोग का प्रयास बहुत अच्छा था और आज फिर देंगे। आज वाला में एक सवाल यही रहेगा, किरचॉफ के नियम और संतुलित सेतु के लिए शर्त। तो विद्युतीय परिपथ के लिए किरचॉफ के 2 नियम हैं, जिसमें पहले नियम को बोलते हैं बिंदु नियम या इसको संधि नियम भी बोलते हैं। अच्छा, ये नियम किस चीज से रिलेटेड है? तो ये विद्युतीय परिपथ से रिलेटेड है। तो ऐसा बोलते हैं कि विद्युतीय परिपथ के लिए किरचॉफ के 2 नियम हैं। तो आप सीधे ये नियम में यही लिखेंगे, बिंदु नियम या संधि नियम। क्या कहता है? ये पहला बात ये कहता है कि विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर विद्युतीय धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर या संधि पर विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। थोड़ा इसको समझिए बात को। ये क्या कहता है, उसको लिखने में तो यही एक लाइन है सिर्फ, कि विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। इसका मतलब समझिए कि ये क्या कहना चाहता है। वो ऐसे मान लीजिए इसे 3 तार है, एक इधर, एक इधर, एक इधर। अब इधर से 10 एम्पियर की धारा बाईं ओर से दाईं ओर जा रही है। तो देखिए, ये वाला बीच वाला जो बिंदु हुआ, ये संधि हुआ, ज्वाइंट हुआ। ये या बिंदु कह सकते हैं इसको। 10 एम्पियर का मतलब आप ये भी समझ सकते हैं, एम्पियर को कूलम प्रति सेकंड भी बोलते हैं या आप बोल सकते हैं यहाँ पर, या कह सकते हैं 10 कूलम्ब प्रति सेकंड। 10 कूलम्ब प्रति सेकंड आवेश प्रवाहित हो रहा है बाईं ओर से दाईं ओर। अब अगर ऊपर वाले शाखा में इधर की तरफ 3 एम्पियर की धारा जाती हो, तो ये बताना मुश्किल नहीं है कि इस भाग से कितनी धारा जाएगी। तो 10 कूलम्ब प्रति सेकंड इधर से आवेश आ रहा था और इधर चला गया 3 कूलम्ब प्रति सेकंड, तो इधर 7 हो जाएगा, 7 एम्पियर की धारा। मतलब ये हुआ कि ये जो बिंदु आप देख रहे हैं बीच वाला, ये धारा या आवेश को जमा नहीं करता है। जितना आवेश प्रति सेकंड यहाँ पर आएगा उतना ही आवेश प्रति सेकंड यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ये जमा नहीं कर सकता है आवेश को। इसका मतलब कि इसको ये भी बोलते हैं
कि किरचॉफ का जो पहला नियम है या बिंदु नियम है या संधि नियम है, ये आवेश संरक्षण पर आधारित है। मतलब किसी बिंदु पर के लिए आने वाली धारा और उससे होकर के जाने वाली धारा का मान बराबर होगा। तो ये बात भी लिखते हैं इसके साथ, ये इम्पोर्टेंट बात है। इसके साथ नियम तो यही है, इम्पोर्टेंट बात इसके साथ ये है कि किरचॉफ का प्रथम नियम या बिंदु नियम या संधि नियम जो है ये आवेश संरक्षण पर आधारित है। तो बिंदु नियम आवेश संरक्षण पर आधारित है। आप उम्मीद करते हैं कि आप इसमें जो बात है उसको आप समझ रहे होंगे कि कैसे आवेश संरक्षण पर आधारित है। तो मान लीजिए ना कि ऐसे सड़क बना हुआ है, 3 से ज्यादा ही तार हो सकता था और इधर से 10 आदमी चलना शुरू किया। 3 आदमी इधर चला गया तो बचा हुआ आदमी इधर आ जाएगा, क्योंकि आदमी कहीं रुक नहीं सकता है। या ऐसा समझिए आवेश जमा नहीं हो सकता है कहीं पर, या आवेश जमा करने वाला कोई चीज लगा हुआ नहीं है यहाँ पर, ये तो चालक तार है। तो हुआ कि किसी बिंदु की ओर जितनी धारा आएगी उस बिंदु से उतनी ही धारा बाहर निकल जाएगी। आवेश कहीं पे रुक नहीं सकता है, धारा कहीं जमा नहीं हो सकता है, इसीलिए बोलते हैं कि आवेश संरक्षण पर आधारित है। एक और बात यहाँ से समझ सकते हैं आप कि धारा अदिश राशि है कि सदिश राशि है। अगर ये तार इस तरह से नहीं लगा करके ऐसे लगा रहता, ये इधर और ये इसको किसी दूसरे दिशा में लगा दें अगर, तो 3 एम्पियर और 7 एम्पियर वाला बात बदलता नहीं। मतलब ये 7 एम्पियर अभी भी रहता और उधर 3 एम्पियर अभी भी रहता। मतलब अगर इधर 3 एम्पियर दिखाते हैं, अगर इधर बोलते हैं कि इस शाखा से 3 एम्पियर की धारा जा रही है इस साइड में, तो आपका आंसर अभी भी यही रहता कि इधर कितनी धारा आएगी, तो 7 एम्पियर। तो कहने का मतलब ये देखिए, ये धारा का जो जोड़ है ये इनकी दिशा पर निर्भर नहीं किया। सदिश जैसा नहीं हुआ कि विपरीत दिशा में दिखा रहे हैं धारा तो घट जाएगा यहाँ पर। तो आने वाला धारा और जाने वाला धारा का मान बराबर। यहाँ 2 बिंदु या 2 से ज़्यादा भी हो सकता है। तो अब चित्र बनाने के लिए हम यही करेंगे कि 10 एम्पियर, 3 एम्पियर, 7 एम्पियर नहीं लिखेंगे, I1, I2, I3, I4 लिखेंगे। तो देखिए चित्र में ऐसे दिखा देंगे कि एक आने वाला धारा दिखा रहे हैं, मान लीजिए पीला रंग से। कोई जरूरी नहीं कि एक ही धारा आ रही हो, 2, 3, 4 कुछ भी दिखा सकते हैं। 3 तरफ से धारा आ रहा है और यहाँ से जाने वाली धारा को हम दूसरे रंग से, दूसरे कलर से दिखा रहे हैं ऐसे। ये कलर चेंज करना है इसका, हाँ ये ऐसे। ज़्यादा भी दिखा सकते हैं, 2 से कम ज़्यादा हो सकता है, इसमें कोई बात नहीं है। तो आने वाला धारा इस बिंदु का बात हो रहा है, इसका नाम ही है बिंदु नियम। इस बिंदु पे आप खड़े हो जाइए और देखिए कि इसकी तरफ आने वाली धारा कौन कौन सी है। तो आने वाली धारा 3 मान लिए, जो अलग अलग उदाहरण में अलग अलग हो सकता है। I1, I2, I3 और जाने वाला धारा में 2 है, ये I4 और इधर I5। तो इसके पीछे का जो कंसेप्ट था वो यही था कि इस बिंदु पर, बिंदु की ओर जितनी धारा आएगी उतनी ही धारा यहाँ से बाहर निकल जानी चाहिए। इसीलिए बोलते हैं कि आवेश संरक्षण पर आधारित है। आवेश कहाँ से आ गया, तो धारा का मतलब होता है आवेश प्रति सेकंड। तो प्रथम नियम से यहाँ लिख सकते हैं कि बीजगणितीय योग शून्य का मतलब I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4
माइनस I5 इज इक्वल टू 0। आने वाली धारा को धनात्मक और जाने वाली धारा को ऋणात्मक लिए, तो इनका बीजगणितीय योग हो गया 0। यहाँ ध्यान दीजिए कि माइनस क्यों हुआ, क्योंकि जाने वाला धारा को माइनस लिए, आने वाला धारा को प्लस। या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इस बिंदु की ओर आने वाली धारा का मान जाने वाली धारा के बराबर होता है, बराबर I4 प्लस I5। और इसको ऐसे भी लिखते हैं कि विद्युत धाराओं का बीजगणितीय जोड़ 0 का मतलब सिग्मा I बराबर 0। सिग्मा का मतलब जोड़, तो विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग 0 को ऐसे लिखा जा सकता है। आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में अगर किरचॉफ का नियम लिखने के लिए कहे तो प्रथम नियम को ऐसे ही लिखेंगे, एक लाइन में सिर्फ समझिए, इतना तो समझाने में लगा सो लेकिन एक लाइन है कि विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। बात खत्म हो गया। मैथमेटिकल फॉर्म में लिख सकते हैं सिग्मा I इज इक्वल टू 0। और इस चित्र से समझ लेंगे कि जितना धारा इस बिंदु की ओर आएगा, इसीलिए इसका नाम बिंदु पड़ा। इस बिंदु पे आप खड़े हो जाइए, देखिए जितना धारा इसकी तरफ आ रहा है उसका जोड़, और जितनी धारा यहाँ से बाहर निकल रही है इसका जोड़ बराबर होना चाहिए। ये कोई जरूरी नहीं है कि इधर से 3 हो इधर से 2 हो। आने वाला धारा 4 भी हो सकता है, जाने वाला धारा 1 भी हो सकता है। हाँ, ऐसा नहीं हो सकता है कि हर तरफ से उस पर धारा आए ही, मतलब ऑब्जेक्टिव आपसे ऐसे पूछ सकता है, ये दिखाया कि देखिए हर तरफ से धारा आ ही रहा है इस पे, तो आप समझ जाएंगे कि जाने वाला धारा यहाँ निश्चित रूप से होगा। ऐसा कोई परिपथ हो ही नहीं सकता है कि सब तरफ से यहाँ धारा आए ही। जितनी धारा आएगी उस बिंदु की ओर, उतनी ही धारा उससे बाहर निकलना भी चाहिए। चलिए, तो ये पहला नियम हो गया। अब दूसरा नियम क्या कहता है, इसको बोलते हैं लूप नियम। किरचॉफ का दूसरा नियम, किरचॉफ या किरचॉफ का दूसरा नियम, या इसको लूप नियम भी कहते हैं। लूप को इंग्लिश में, इंग्लिश वर्ड ही है ये, घेरा होता है, तो इसको लूप रूल और मेश रूल भी कहते हैं। मेश भी होता है घेरा। ये क्या कहता है वो सुनिए। किरचॉफ का दूसरा नियम क्या कहता है, एक लाइन में ही लिखना है कि किसी बंद लूप के लिए, लूप मतलब ही होता है बंद लूप, लूप के लिए प्रतिरोधों पर विभवांतर एवं सेल के विद्युत वाहक बल का योग, सेल के विद्युत वाहक बल का योग 0 होता है। यही एक लाइन है कि बंद लूप के लिए प्रतिरोधों पर विभवांतर एवं सेल के विद्युत वाहक बल का योग 0 होता है। इस बात का चर्चा पहले हो चुका है, कैसे होता है वो जरा देखिए और समझिए, फिर इसमें थोड़ा समय लगाएंगे। ये एक विद्युतीय परिपथ है जिसमें एक प्रतिरोध है और एक सेल है। सेल का विद्युत वाहक बल E, आंतरिक प्रतिरोध R, ये बड़ा वाला R। परिपथ में होता क्या है कि चालक ही है, यहाँ पर ढेर सा चालक, मतलब तार है तो चालक है। तो ये चालक, ये आवेश जो होता है, सॉरी, तार है या चालक है तो आवेश भरपूर है यहाँ पर। तो वो आवेश क्या करता है, सेल से ऊर्जा ग्रहण करता है और यहाँ से आवेश प्रति सेकंड चलना शुरू करता है, जिसको धारा बोलते हैं। तो देखिए आवेश प्रति सेकंड चलना शुरू किया, यहाँ अभी कोई रुकावट नहीं है, ये चालक ही है।
चालक उसको बोलते हैं जिससे आवेश आसानी से प्रवाहित हो सके। तो बैटरी से ऊर्जा ग्रहण किया और चलना शुरू कर दिया ऐसे ऐसे। अब आया प्रतिरोध। प्रतिरोध का मतलब रुकावट। तो यहाँ पर यह आवेश को नहीं रोकता है, आवेश के चलने में बाधा उत्पन्न करता है। तो यहाँ आवेश खर्च नहीं होता है, आवेश की ऊर्जा खर्च होती है। तो इस प्रतिरोध में ऊर्जा खर्च होगा और उतना ही आवेश प्रति सेकंड आगे बढ़ेगा। ध्यान दीजिए, आवेश की संख्या में कमी नहीं होती है, आवेश की ऊर्जा में कमी होती है। और आवेश यहाँ पर ऊर्जा खर्च करेगा, फिर धारा आगे बढ़ता गया, धारा कम नहीं हुआ, धारा जिस आवेश के कारण हुई उस आवेश की ऊर्जा कम हुई, और फिर जो बची हुई ऊर्जा थी वो इस छोटे वाले प्रतिरोध में खर्च हो गई और फिर आवेश पहुंच गया बैटरी के पास। तो बंद लूप किसको बोलते हैं? लूप का मतलब घेरा। तो किसी एक बिंदु से चलना शुरू करें, लूप का नाम देते हैं ए, बी, सी, डी। तो बोलेंगे बंद लूप के लिए, खाली लूप भी बोल सकते हैं इसको, ए, बी, सी, डी, ए। ऐसा नाम लिखने से हम ये बात क्लियर कर देना चाहें यहाँ पर कि हम ए से चले हैं बी की तरफ, बी से सी, सी से डी और डी से ए, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए। ये हमारा चॉइस था, ये हमारी मर्जी थी कि हम ए से बी चलें, लेकिन धारा का चलना तो सेल के ऊपर निर्भर है। बैटरी का धन ध्रुव ऐसे लगा हुआ है, इसका मतलब धारा तो इसमें कोई भी दिखाएगा तो सेल के धन ध्रुव से ही चलता हुआ धारा दिखाएगा। लेकिन लूप में जो चलने का बात कर रहे हैं वो हर आदमी के पास दो रास्ता है। लूप मतलब घेरा, एक घेरा में चलना है आपको, तो वो घेरा आप इधर से भी जा सकते थे, ए से आप डी भी जा सकते थे, डी से सी, सी से बी और बी से ए भी जा सकते थे। तो चॉइस है, मैंने लूप में चलने का दो चॉइस है, या तो आप धारा के साथ भी चल सकते थे या आप धारा के विपरीत भी चल सकते थे। तो हम दोनों लिख के दिखाएंगे, इसमें पहले भी दिखाए हैं, अभी एक देखिए, दूसरा भी लिख देंगे। तो बंद लूप ए बी सी डी ए के लिए, ए बी सी डी ए के लिए लिखने से हम ये क्लियर कर दिए कि हम ए से बी जाएंगे, बी से सी, सी से डी, डी से ए जाएंगे। चलिए, तो ए से बी गए तो इसमें ना कोई प्रतिरोध है ना कोई सेल है, तो यहाँ कुछ नहीं लिखाएगा। बी से जब आगे बढ़ेंगे तो इस प्रतिरोध पर विभवांतर V बराबर IR होगा ओम के नियम से। और ये बात पहले हुआ है कि धारा की दिशा में अगर आप जा रहे हैं तो प्रतिरोध पर का विभवांतर लिखेंगे +IR। आगे बढ़ गए, यहाँ ना सेल है ना कोई प्रतिरोध है, कुछ नहीं लिखना है यहाँ। यहाँ फिर देखिए प्रतिरोध है और आप भी आ रहे हैं धारा की दिशा में ही, तो फिर यहाँ पर लिखेंगे +IR, छोटा वाला r। और सेल का ऋण ध्रुव आपको मिला तो लिखेंगे -E बराबर 0, क्योंकि सेल का धन ध्रुव और ऋण ध्रुव में जो पहले मिलेगा, तो इधर से चलने में ये मिला नहीं, हमको टकराएंगे किससे। तो इस बिंदु से चल, यहाँ से भी हम चलना शुरू करते हैं तो इधर चल रहे हैं हम, तो टकराएंगे तो किससे टकराएंगे? तो टकराएंगे तभी जब हम इतना घूम के आएंगे, तब यह टक्कर होगा सामने से। और अगर उल्टा चलते हैं, अगर ए से डी जाते हैं तो हम धन ध्रुव से टकराते हैं, तो +E लिखते हैं। तो हम ऐसे चले थे, इसमें सेल का ऋण ध्रुव हमको पहले मिला, इसीलिए -E लिखे। तो ये बंद लूप के लिए प्रतिरोध पर विभवांतर और सेल के विद्युत वाहक बल का योग हो गया 0। ये लिखना है, यही किरचॉफ का दूसरा नियम कहेगा, तो एक लाइन यही लिखना है, क्या कि किसी बंद लूप के लिए प्रतिरोध पर विभवांतर और सेल के विद्युत वाहक बल का योग होता है 0। ये बंद लूप दिखा दिए। अच्छा था क्या बात की उल्टा चलने का, तो उल्टा चलने में लूप हम ऐसे भी लिख सकते थे, लूप A D C B A के लिए। मतलब ये नाम लिख के हम क्लियर कर दिए कि हम A से D जाएंगे, D से C, C से B, B से फिर A से चले थे और A पर पहुंच गए। चलिए, तो A से D चलिए, तो यहाँ सेल का पहले धन ध्रुव आपको मिलेगा, ये देखिए यहाँ से ये मिल गया पहले, तो यहाँ लिख देंगे +E विद्युत वाहक बल। और अब प्रतिरोध मिलेगा, सेल का एक जो ध्रुव पहले मिलेगा उसका चिन्ह लिख देना है, सेल का काम खत्म।
अब प्रतिरोध जब मिलेगा आपको, तो देखिए धारा इधर से आ रही थी और आप इधर से जा रहे थे, तो यहाँ -IR लिखेंगे। फिर आगे बढ़िए, और फिर जब इस प्रतिरोध को आप पार करेंगे तो धारा इधर से आ रही थी, आप उल्टा जाना चाहते हैं, जाइए -IR लिखेंगे। और फिर पहुंच गए आप ए बिंदु पर, और ये सब इसमें और यहाँ कुछ नहीं था, ना प्रतिरोध था ना सेल था, इसलिए कुछ नहीं लिखा गया। यहाँ था तो लिखाया, इसमें कुछ नहीं है। ए पर फिर पहुंच गए तो बराबर हो गया 0। दोनों से एक ही बात आया है। देखिए इसमें भी अगर आई लिखना चाहें तो आई कॉमन ले लें, R + R बराबर E, तो आई बराबर E/R + R। यहाँ भी वही बात आया, इस IR को दाईं ओर कर दीजिए, आई कॉमन ले लीजिए, R + R, तो आई बराबर E/R + R। तो बात दोनों से सेम ही आया, ये वाला लिखना नहीं है, ये पहले हम लोग पढ़े हैं। तो ये हो गया किरचॉफ का दूसरा नियम। दोनों में कोई एक लूप ही लिखेंगे। अच्छा, इससे एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है। शॉर्ट क्वेश्चन कहता है क्या है कि बताइए कि किरचॉफ का दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। तो शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट जैसा ही लिखेंगे। उस स्थिति में ये चर्चा पहले हो चुका है, अभी खाली हम इसको दोहरा देते हैं कि ऐसा फिगर बना देंगे और बोलेंगे बैटरी के द्वारा किया गया कार्य। तो मान लीजिए Q, I धारा T समय तक प्रवाहित होती है, तो कितना आवेश प्रवाहित होगा, तो Q बराबर I × T। आवेश बराबर धारा गुना समय। तो बैटरी के द्वारा किया गया कार्य बराबर आवेश गुना विभवांतर। बैटरी इतना कार्य किया, ये कार्य कहाँ खर्च होगा, तो बाहरी प्रतिरोध में और आंतरिक प्रतिरोध में। तो बाहरी प्रतिरोध में खर्च ऊर्जा, फिर वही आवेश गुना विभवांतर, तो Q आवेश और विभवांतर V बराबर IR। बाहरी प्रतिरोध के लिए विभवांतर V बराबर IR, और छोटा वाला प्रतिरोध के लिए भी वही कार्य या खर्च ऊर्जा बराबर आवेश गुना विभवांतर V बराबर I × छोटा वाला R। बैटरी जितना कार्य किया यही इस दोनों में खर्च हुआ, बाहरी प्रतिरोध में भी और आंतरिक प्रतिरोध में भी। तो Q × E बराबर Q × IR + Q × I स्मॉल r। Q कट गया, देखिए वही फार्मूला फिर आपके पास आ गया, IR + IR। तो वास्तव में ये जो समीकरण लिखा जाता है IR, ये जो समीकरण हो गया IR + IR, इसको E को इधर ले आइए, ये वास्तव में ऊर्जा संरक्षण से ही आता है। तो जैसे पहला नियम आवेश संरक्षण पर आधारित था, तो ये जो दूसरा नियम है ये ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। ऑब्जेक्टिव के लिए ये ध्यान रखेंगे कि किरचॉफ का जो दूसरा नियम है या लूप नियम है, ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। तो ये हो गया किरचॉफ का दोनों नियम। 2 लाइन, पहला नियम के लिए 1 लाइन, दूसरा नियम के लिए 1 लाइन। ये हो गया किरचॉफ का दोनों नियम। नियम पूछेगा तो ये सब नहीं लिखना है। अब आइए, अब आता है इसके साथ ही पूछता है संतुलित सेतु के लिए शर्त। संतुलित सेतु या व्हीटस्टोन सेतु, व्हीटस्टोन साइंटिस्ट का नाम है, सेतु के लिए शर्त। क्या कहता है शर्त, वो देखिए। पहले तो ये समझिए कि संतुलित सेतु किसको कहते हैं। तो व्हीटस्टोन सेतु 4 प्रतिरोधों की व्यवस्था है। तो 4 प्रतिरोध यहां बनाते हैं, 2, एक 3, इधर से 4, और एक बीच में लगाते हैं गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या होता है बताते हैं कि धारा प्रवाहित होती है, तो धारा को जानने के लिए कि धारा है कि नहीं है, धारा तो दिखेगा नहीं ऐसे,
धारा को डिटेक्ट करने के लिए, पहचानने के लिए एक यंत्र लगाते हैं, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, यूनिट 3 में पढ़ेंगे कि गैल्वेनोमीटर कैसे बनता है। अभी सिर्फ यही समझिए कि ये एक यंत्र है, विद्युतीय यंत्र है, इसमें एक सुई लगा रहता है। तो अगर धारा प्रवाहित होगी इसमें, अगर किसी माने परिपथ के किसी भाग से, किसी शाखा से धारा प्रवाहित होगी, तो ये बीच वाला जो सुई है ये विक्षेपित होगा, मतलब ऐसे डिफ्लेक्ट होगा, कांटा ऐसे भागेगा आगे की तरफ, तो हमको पता चल जाएगा कि यहाँ धारा प्रवाहित हो रही है। तो बीच में हम लोग गैल्वेनोमीटर लगाते हैं। ये देखिए गैल्वेनोमीटर है, इसका संकेत ऐसा ही बनाना है, ऐसे। 4 प्रतिरोध कहाँ कहाँ लगाना है? तो एक यहाँ लगाएंगे, जिसको बोलेंगे R1। प्योर मैथमेटिकल है और बहुत आसान है। और यहाँ हो गया R2। अच्छा, इधर हो गया R3। समझ जाएंगे आप तो फिर R1, R2, R3 सब हैंडल कर लीजिएगा, कैसे होगा नहीं होगा सब। तो प्रतिरोध का नाम लिखते हैं R1, R2, R3, R4। ये 4 प्रतिरोधों की व्यवस्था है, इसी को बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। किसको? सेतु का मतलब होता है पुल। पुल कहाँ से आया? तो इस बिंदु और इस बिंदु को मिलाने के लिए ये गैल्वेनोमीटर लगाते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं ब्रिज। आइए इसमें धारा भेजने के लिए तार जोड़ दें। यहाँ पर एक सेल लगा देंगे। ये परिपथ हमारा हो गया, ये व्हीटस्टोन सेतु बन गया। अच्छा, यहाँ पर एक स्विच लगा सकते हैं, धारा को बंद करना हो या चलाना हो, ऑन स्विच को ऑन करना हो या ऑफ करना हो, तो एक की लगा दीजिए, स्विच लगा दीजिए, कुंजी। एक सेल लगा दिए। व्हीटस्टोन सेतु हो गया। ये है गैल्वेनोमीटर। और इस भुजा में इसका नाम लिख देंगे पहले चारों का। तो इसका नाम लिख देते हैं A, B, C और D। अच्छा, ये बीच वाला जो है, इस तार का भी कुछ प्रतिरोध होगा, ये इस भाग का, और या गैल्वेनोमीटर का भी प्रतिरोध होता है। तो ये सब मिला के कॉमन रूप से हम लोग लिख देंगे, इस भाग का प्रतिरोध जो है वो RG लिख देंगे। ये प्रतिरोध लिखा हुआ है RG, या R5 भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया व्हीटस्टोन ब्रिज। अब ध्यान से समझिए धारा का वितरण। कि सेल के धन ध्रुव से, बड़े वाले टर्मिनल से धारा चला I, आ गया I, यहाँ तक I पहुँच गया। अब धारा ऊपर भी जाएगा और इधर भी जाएगा। तो धारा चलने का मतलब समझिए ना कि यहाँ मोटर लगा हुआ है, ये सेल का मतलब मोटर। तो ये सब पाइप है। तो इधर से पानी भेजना शुरू किया मोटर, इसमें पानी फेंकना शुरू किया, और लीकेज कहीं नहीं है, पानी कहीं से बाहर नहीं फेंकाएगा, पानी पाइप से ही प्रवाहित होगा, कहीं नल नहीं लगा हुआ है। तो अब यहाँ तक जब पानी आ गया, तो इधर भी पाइप है, इधर भी पाइप है, तो कुछ पानी इधर जाएगा, कुछ पानी इधर जाएगा। तो इधर कितना पानी गया? तो इस पानी को बोले, धारा को बोले I1। इधर कितना धारा आया? तो इसको बोले I2। अब हमारे पास आगे देखिए, यहाँ से पानी आ गया यहाँ तक, यह आवेश प्रति सेकंड यहाँ पहुँच गया। तो कुछ आवेश इधर जाएगा, कुछ आवेश इधर आएगा। तो इधर जो आवेश प्रति सेकंड आया या धारा आया, इसको बोलते हैं IG, और इधर जो आया वो हो गया I3। आप ध्यान दे रहे हैं कि ये I1 जो आ रहा था, यही 2 भाग में बट गया। अब देखिए इधर से भी पानी आ रहा है और इधर से भी पानी आ रहा है। पानी वापस अब उल्टा नहीं जाएगा, सब पानी को बाहर निकलना ही है। तो इधर से I2 आया, इधर से IG आया, ये दोनों मिला और इधर चलना शुरू किया।
तो इधर जितना पानी या आवेश प्रति सेकंड या धारा आया वो I4 हो गया। प्रतिरोध के हिसाब से धारा का नाम दिए हैं। अब इधर से पानी आ रहा था और इधर से पानी आ रहा था, ये सब मिल गया, फिर इधर आ गया पानी, वापस बाहर निकल गया, मतलब सेल के पास पहुंच गया। ये हुआ धारा का वितरण। अब आप ये कर ध्यान दीजिए कि जैसे यहाँ से I1 को हम दो भाग में बांट दिए हैं, इधर एक IG और I3, वो इधर से भी हम कर सकते थे कि I2 आया, एक टुकड़ा उधर गया, एक टुकड़ा इधर गया, ये दोनों मिल के इधर से ऐसे आया, तो दोनों में कोई बात हो सकता था, कोई भी किया जा सकता है। तो इसमें इसको बनाने में सबसे समझने का चीज़ है धारा का वितरण, और ये लॉजिकल है, आसानी से समझा जा सकता है कि इधर से आवेश प्रति सेकंड या धारा चला, इसका कुछ भाग इधर गया, देखिए ध्यान दीजिए, इसी का कुछ भाग इधर गया और बाकी इधर चला आया। अब यहाँ के बाद दो रास्ता था, एक इधर आया, एक इधर आया, और इधर तो ये आ गया था। अब ये इधर से इसको बाहर निकलना है, क्योंकि कहीं जमा होने का तो कोई यंत्र लगाए नहीं हम लोग हैं। तो ऊपर से आया, इधर से आया, ये दोनों मिला इधर, ये ऊपर से आ रहा था, मिल करके जितना इधर से आप पानी छोड़े थे मोटर के द्वारा उतना ही पानी इधर से निकल जाएगा, या जितना आवेश प्रति सेकंड चलाए थे इधर से उतना ही आवेश प्रति सेकंड यहाँ पहुँच गया। ये तो हो गया धारा का वितरण। अब इसमें किरचॉफ का पहला नियम 2 बार लगाएंगे और दूसरा नियम का भी उपयोग 2 बार करेंगे, तब संतुलित सेतु के लिए शर्त मिल जाएगा। तो पहला नियम को बोलते हैं बिंदु नियम। तो पहले बिंदु नियम देखिए लगाते हैं 2 बार। तो बिंदु नियम से कहाँ लगाएंगे? बी पर लगाएंगे और डी पर लगाएंगे। बिंदु नियम से बी के लिए। तो बिंदु नियम क्या कहता था कि जितना धारा आएगा उतना धारा जाएगा। तो अब बी पे खड़े हो जाइए और देखिए कितना धारा आपके तरफ आ रहा है। तो आपके तरफ आने वाला धारा है ये, और कितना धारा जाने वाला है? तो जाने वाला ये है और ये है। तो आप बोलिएगा कि आने वाली धारा और जाने वाली धारा का मान बराबर, आने वाली धारा I1 और जाने वाली धारा IG प्लस I3। ये आपका समीकरण नंबर 1 हो गया। फिर डी बिंदु के लिए, बिंदु नियम ही है। आप डी पर वापस खड़े हो जाइए, देखिए कितनी धारा आपकी ओर आ रही है। तो आपकी ओर आने वाली धारा में ये I2 है और ये IG है, ये 2 धारा आपकी ओर आ रही है, और जाने वाली धारा I4 है। तो पहले नियम का उपयोग करके यहाँ लिखेंगे आने वाली धारा I2 प्लस IG। तो लिख देंगे I2 प्लस IG, आने वाली धाराओं का जोड़ बराबर जाने वाली धारा का जोड़ I4। एक ही धारा जा रही है तो इसमें आपका कोई काम नहीं, गलती नहीं है। अब जो आएगा सो जोड़ देंगे, जो जाएगा वो बराबर लिख देंगे। समीकरण नंबर 2। अब हम लोग को पढ़ना है संतुलित सेतु। ये संतुलित बैलेंस ब्रिज किसको बोलते हैं? जिसमें बी और डी के बीच में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है, मतलब बी और डी का विभव एक रहता है, दोनों के बीच का विभवांतर 0 होता है। तो ये कैसे पता चलेगा कि संतुलित सेतु है? तो अगर गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप नहीं हो, इसका सुई विक्षेपित नहीं होता हो, तो हम समझ जाएंगे कि ये संतुलित सेतु है। तो संतुलित सेतु तब कहा जाएगा जब गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित धारा का मान 0 हो, मतलब IG का मान 0 हो। तो बोलेंगे संतुलित सेतु के लिए IG बराबर 0। ठीक है, तो हमारा समीकरण 1 और 2 में क्या हो जाएगा? IG का मान अगर 0 कर देंगे तो I1 बराबर I3 हो जाएगा और I2 बराबर I4 हो जाएगा। तो इसको एक नया समीकरण बना दें, तब I1 बराबर I3 और I2 बराबर I4 हो गया। इसको एक साथ हम लोग समीकरण नंबर 3 लिख देते हैं। तो किरचॉफ के पहले नियम का उपयोग कर लिए हम लोग। अब लूप नियम का 2 बार उपयोग करेंगे। लिखते हैं लूप नियम से, लूप कौन सा लूप? तो एक लूप ये वाला लिखेंगे और एक ये बगल वाला लिखेंगे। बिंदु नियम का उपयोग एक बार बी के लिए, एक बार डी के लिए। लूप नियम ए बी डी ए के लिए एक ठो, और एक ठो बगल वाला बी सी डी बी के लिए।
चलिए लूप कौन सा, ए बी डी ए में नाम लिखने के बता दिए हम कि हम ए से बी जाएंगे, बी से डी जाएंगे, डी से फिर वापस ए तक आ जाएंगे। तो जब हम ए से बी जाएंगे तो धारा की दिशा में चल रहे हैं, तो विभवान सेल तो है नहीं, प्रतिरोध है, विभवांतर लिखेंगे प्लस, तो लिखेंगे प्लस I1 R1 क्योंकि धारा की दिशा में चले। फिर हम बी से डी जा रहे हैं, ए से बी गए, बी से डी जाएंगे, बी से डी जाएंगे तो धारा की दिशा में ही जा रहे हैं, तो आई जी प्लस लिखेंगे IG RG, और फिर डी से ए जाएंगे तो यहाँ देखिए धारा इधर आ रहा था, आप उल्टा जा रहे थे, तो यहाँ विभवांतर माइनस लिखाएगा, माइनस I2 R2 बराबर 0। इसमें सिर्फ प्रतिरोध था, सेल नहीं था, तो प्रतिरोधों पर विभवांतर का और सेल के विद्युत वाहक बल का योग 0 होता है, उसमें ये लिख दिए। सेल नहीं था तो विद्युत वाहक बल का जिक्र नहीं हुआ इसमें। अब संतुलित सेतु है तो IG का मान 0 है, तो ये हो गया I1 R1, और इस माइनस के चिन्ह के उधर ले, इसको बराबर के चिन्ह के उधर ले जाएं तो ये हो गया I2 R2। चूंकि IG 0 था इसलिए ये वाला टर्म खत्म हो गया, तो ये हो गया समीकरण नंबर 4। अब फिर लूप नियम से लूप बगल वाले लूप को देख लीजिए। बगल वाला लूप कौन बोले, बी सी डी बी के लिए लूप बी सी डी बी के लिए। चलिए बी से सी चलेंगे, सी से डी चलेंगे, डी से बी चलेंगे। बी से सी चलेंगे तो मतलब धारा की दिशा में चल रहे हैं, तो विभवांतर लिख देंगे प्लस I3 R3 R3। अब बी से सी हो गया, अब सी से डी जाएंगे, तो सी से डी जाने का मतलब माइनस I4 लिखेंगे, माइनस I4 R4, और फिर इधर जब जाने की बारी होगी तो माइनस लिखना पड़ेगा, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस। यहाँ हम धारा के साथ आ रहे थे, धारा का उल्टा मिल गया, यहाँ धारा के उल्टा चलना पड़ा हमको, तो फिर लिखें माइनस IG RG बराबर 0। अच्छा, ये चॉइस हमारा था कि हम बी से सी गए, सी से डी, डी से बी गए, हम उल्टा भी चल सकते थे, बी से डी जाते, डी से सी जाते, सी से बी भी जा सकते थे, ऐसा भी लूप हो सकता था। लूप का मतलब जहाँ से आप चलना शुरू किए फिर वहीं पहुँच गए, बी से चलना शुरू किए बी पर पहुँच गए, यहाँ ए से चलना शुरू किए ए पर पहुँच गए थे। चलिए तो फिर यहाँ वापस IG का मान 0 पुट करेंगे, तो हो जाएगा I3 R3 बराबर I4 R4, समीकरण नंबर 5। अब हो गया कि समीकरण 2 लूप नियम का उपयोग कर लिए 2 बार, समीकरण 4 और 5 मिला, तो अब समीकरण 4 में भाग दे दें समीकरण 5 से। अब हम लोग रिजल्ट की ओर पहुँच ही गए, 2 लाइन में पहुँच जाएंगे। तो समीकरण 4 में भाग दिए 5 से, तो हो गया I1 R1, LHS में LHS से भाग दे दें I3 R3, और इधर आ जाइए I2 R2 बटा I4 R4। अब देखिए समीकरण 3 में हम लोग ये पढ़े हुए हैं कि I1 का मान I3 के बराबर है, तो समीकरण 3 का अगर उपयोग कर लेंगे हम तो I1 और I3 कट जाएगा, और I2 बराबर I4 है तो ये भी कट जाएगा। तो काटने के पीछे का कारण यहाँ लिख देंगे इस समीकरण 3 से। तो फाइनल रिजल्ट हमारा आया R1 बटा R3 बराबर R2 बटा R4, या इसको लिख सकते हैं R1 बटा R2 बराबर R3 बटा R4। यही संतुलित सेतु के लिए शर्त है, लिख देंगे कि यह संतुलित सेतु के लिए शर्त है। अब इससे रिलेटेड कुछ बात आपको और थोड़ा सा जानना चाहिए, जिसमें एक बात खाली सुन लीजिए। अभी आज का काम है इसी क्वेश्चन को लिख के दिखाना, कि आज जो वो 2-5 का फार्मूला था, कल जो लिख के भेजे थे कि 2 सवाल भेजेंगे और उसको आप 5-5 बार लिख के भेजेंगे हमको वापस। उसमें एक सवाल ये रहेगा कि संतुलित सेतु के लिए शर्त लिखना है।
किरचॉफ के नियमों को लिखें और संतुलित सेतु के लिए शर्त लिखें। तो नियम में 2 नियम और शर्त में ये वाला पार्ट लिखना है आपको यहाँ तक। हाँ, एक बात इससे खाली सुनिए इस बात को कि संतुलित सेतु में, इसी को बोलते हैं बैलेंस ब्रिज में IG का मान 0, तो सेल और गैल्वेनोमीटर की स्थिति को आपस में बदली जा सकती है। मतलब यहाँ पर सेल लगा हुआ है A और C के बीच में, देखिए सेल लगा हुआ है, B और D के बीच में गैल्वेनोमीटर, और इसमें अगर इसका स्थिति को एक्सचेंज करते हैं, एक्सचेंज माने आपस में अदला बदली करते हैं, मतलब A और C के बीच में गैल्वेनोमीटर लगा दें और इसके बीच में सेल लगा दें, तब भी इस पे संतुलित सेतु पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए हमारे पास दोनों बात है, R1/R3 बराबर R2/R4। इसको हम अगले वीडियो में और अच्छे से समझाएंगे आपको। असंतुलित सेतु का मतलब होता है कि ये वाला भाग से कोई धारा प्रवाहित नहीं हुआ, तो ये यूजलेस हो जाता है। B और D के बीच में ये जो लगा हुआ है, ये RG प्रतिरोध यूजलेस हो गया, इससे कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो इसको आप फिर वापस हटा देंगे, जब सवाल मिलेगा तब ऐसा करेंगे कि ये हट जाएगा, तो बोलेंगे ऊपर वाला दोनों श्रेणी क्रम में है, ये दोनों श्रेणी क्रम में और आपस में समांतर क्रम में है। मतलब ये कि अगर ये नहीं ये जब संतुलित सेतु है तो बीच वाला का काम खत्म हो गया, इससे धारा ही नहीं प्रवाहित होती है, तब चित्र हमारा सिंपल हो गया कि ये ऊपर वाला दोनों लगातार हो गया, मतलब श्रेणी क्रम में हो गया, और ये दोनों श्रेणी क्रम में हो गया और आपस में समांतर क्रम में हो गया। चलिए आज यहीं तक है।